नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं बबीता। खबरों का रुख करेंगे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अब 10 दिनों से भी कम समय बच गया है। पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए जमकर चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है। लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे यूपी पर सबकी नजरें बनी हुई है। बीजेपी ने यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य भी रखा है। ऐसे में पार्टी प्रत्याशियों का चयन भी गहन मंथन के साथ किया जा रहा है। बीजेपी के 400 पार के नारे को हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें कितनी ज्यादा अहम है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी लगातार यहां ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन इस चुनावी शोर के बीच में बीजेपी अब भी कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार नहीं पाई है। 12 ऐसी सीटें बची हैं जिन पर उम्मीदवारों की तलाश अभी भी जारी है। बीजेपी को यूपी की रायबरेली, कैसरगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, प्रयागराज और वहीं पर बलिया, भदोही, देवरिया, कौशाम्बी, गाजीपुर, मछली शहर और फूलपुर से अब तक उम्मीदवार नहीं मिल पाए हैं जिन पर पार्टी दांव चल सके, यानी कि कहा जा सकता है विश्वास कर सके। इन सभी सीटों को लेकर अब भी मंथन जारी है। तो यानी कि एक तरफ बीजेपी लगातार 400 पार का नारा दे रही है, 370 सीटें जीतने की बात कर रही है। वहीं पर अगर लोकसभा अगर यूपी की लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 80 का नारा उन्होंने दिया है कि 80 की 80 लोकसभा जो सीटें हैं वो बीजेपी ही जीतेगी। लेकिन प्रत्याशियों के नामों का जो अभी तक जिक्र किया जाए तो प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट हालांकि बीजेपी ने सबसे पहले किया था, लेकिन अब अभी भी यूपी में 12 ऐसी सीटें बची है जिन पर उम्मीदवारों की तलाश अभी भी बीजेपी को है। और बीजेपी को यूपी की अगर बरेली, कैसरगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, प्रयागराज, बलिया, भदोही, देवरिया, कौशाम्बी, गाजीपुर, मछली शहर और फूलपुर से अब तक उनको उम्मीदवार नहीं मिल पाए हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यूपी के ब्यूरो चीफ अक्षर दत्त जोशी जुड़ चुके हैं। अक्षर, क्या कहा जाए, क्योंकि एक तरफ बीजेपी लगातार काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, 80 लोकसभा सीट जीतने की बात कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है प्रत्याशियों के नामों का अभी तक पूरी तरह से ऐलान नहीं हो पाया है। 12 सीटें ऐसी। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से अभी तक की बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है लोकसभा चुनाव को लेकर के, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि इस बार 400 सीट पार का दावा उन्होंने किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश, क्योंकि सूबे में के हिसाब से सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है, 80 सीटें लगभग हैं, तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो बड़े पार्टी के नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, उनका सबका जो ध्यान है वो बीजेपी की ओर ज्यादा आकर्षित है। उसी क्रम में देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीलीभीत में जनसभा की। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने पीलीभीत में जनसभा की है प्रत्याशी के लिए। देखिए, जितिन प्रसाद, इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि वो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं और देखिए एक युवा नेता के तौर पर उनकी पहचान है, तो उनके लिए आज जनसभा की गई। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि जिस तरह से लगभग अभी उत्तर प्रदेश में 12 सीटों पे अभी तक की किसी प्रत्याशी का नाम नहीं घोषित किया गया। ये एक बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज तो जरूर है कहीं ना कहीं। देखिए, अभी इसको अगर इस तरह से देखें कि जो और विपक्षी पार्टियां हैं उनके लिए ये एक बड़ा मौका है, क्योंकि उनको काफी टाइम मिल गया है अपने प्रचार के लिए, अपने जन संवाद के लिए। लेकिन बीजेपी के लिए उतना ही मुश्किल है, क्योंकि अब चुनाव सर पे है, 10 दिन से कम का समय बचा है जो कि चुनाव होने हैं यहाँ यूपी में, और अभी तक की 12 सीटों पर कोई प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया गया है। तो बीजेपी के लिए जाहिर सी बात है कि बबीता एक बड़ी चुनौती के तौर पे इसको देखा जा रहा है। और साथ ही बीजेपी जिस तरह से आक्रामक रूप में अपना चुनाव मोड में उतरी हुई है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, चाहे वो मुख्यमंत्री की योगी आदित्यनाथ की बात करें, या प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, हम उनकी बात करें। देखिए, तमाम बड़े नेता, छोटे नेता, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, मंत्री, इस समय हर बड़ा छोटा कार्यकर्ता, नेता सब जमीनी स्तर पर जो है उतरे हुए हैं और आम जनता के बीच में जाकर वो डबल इंजन की सरकार की जो नीति है उनको फैलाने का काम कर रहे हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी को मुद्दा बना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों ही मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। अब बस देखना यह होगा कि जो 12 सीटें अभी तक की खाली हैं,
जिन पर अभी तक किसी प्रत्याशी का नाम नहीं घोषित किया जा सका है, उन सीटों को लेकर के बीजेपी किस तरह का अपना फॉर्मूला अपनाएगी। लेकिन अक्षत, क्या इसी बीच में ये कहना भी सही होगा, क्योंकि विपक्ष भी लगातार इसी को लेकर जो है वो मंथन कर रहा है, लगातार इसको लेकर मीटिंग्स भी की जा रही है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं ये इंतजार कर रही है कि विपक्ष की तरफ से कौन से चेहरे यहाँ पर उतार जाएंगे, उसके बाद वो अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेगी? क्योंकि अगर रायबरेली की सीट की बात की जाए तो परंपरागत सीट है कांग्रेस की। यहाँ अगर कैसरगंज की बात की जाए, ये बृजभूषण शरण सिंह को लेकर भी अभी तक अटकलें लगाई जा रही है कि उन्हें टिकट मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। और मैनपुरी की अगर बात की जाए तो सपा का गढ़ है। तो कई ऐसी सीटें, अगर मछलीपुर सीट की बात की जाए तो वहां पर काफी समय से उनका खाता नहीं खुल पाया है। तो कई बड़ी चुनौतियां अभी भी इन सीटों को लेकर। तो क्या कहा जाए, विपक्षों के प्रत्याशियों के अभी नामों की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के जो आला कमान है वो पूरे चिंतन और मंथन के साथ पूरी रणनीति के तहत अपने प्रत्याशियों को उतार रहे हैं, उनका नामांकन कर रहे हैं। देखिए बरेली की सीट की तो रायबरेली की सीट अभी तक फाइनल इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि रायबरेली काफी लंबे समय से एक तरीके से देखने को मिला, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। इसलिए अभी बीजेपी भी अपनी पूरी तैयारी के साथ रुकी हुई है कि जब पहले कांग्रेस अपना कोई प्रत्याशी उतारेगी उसके बाद बीजेपी उस प्रत्याशी के अगेंस्ट में अपना कोई अच्छा प्रत्याशी वहां से उतार सकती है। मछली शहर जी, लेकिन अक्षत अगर देखा जाए, एक तरफ बीजेपी बोल रही है कि 80 की 80 सीटें लेकर आएंगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट हो 12 सीटें अभी बची हुई है। कहीं ना कहीं ये तो दिखा रहा है, जनता के बीच में भी एक मैसेज जा रहा है कि और विपक्ष को भी ये मैसेज जा रहा है कि बीजेपी इसमें अंडर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए ये एक साफ तरह का संदेश तो विपक्ष में जरूर जा रहा है कि बीजेपी अपने प्रत्याशियों को लेकर उतारने में जिस तरह की हीला हवाली कर रही है, जिस तरह की देरी कर रही है, तो विपक्ष में एक बात साफ है कि बीजेपी के पास अभी इन 12 जो लोकसभा हैं इन पे प्रत्याशी अभी नहीं, बीजेपी ने अभी तक के अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए बीजेपी पूरी तरह से यहाँ पे फेल साबित हो गई है। मैं आपको बता दूं फिर से एक बार कि बीजेपी कोई भी कदम अगर चलती है तो उसके पीछे बैकअप में वो 2 ऑप्शन जरूर लेकर के चलती है। बीजेपी हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो नगरीय निकाय का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव, बीजेपी हर चुनाव में पहले से ज्यादा ताकत झोंकती है और पहले से ज्यादा अच्छे और जो कह सकते हैं। ठीक है अक्षत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर का रुख करेंगे। पीलीभीत में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती है। तुष्टीकरण के दबाव में ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सीएए का भी विरोध कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि सारी दुनिया की मुश्किलों के बीच भारत ये दिखा रहा है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जतिन प्रसाद जी एवं भारत जब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत बना तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हमारे चंद्रयान ने जब चांद पर तिरंगा फहराया तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? भारत में हुए भव्य G20 सम्मेलन की पूरी दुनिया में वाहवाही हुई, प्रशंसा हुई। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? कभी कांग्रेस सरकारें दुनिया से मदद मांगती थी, लेकिन कोरोना के महासंकट में भारत ने पूरी दुनिया में दवाइयां भेजी, वैक्सीन भेजी। ये सुनकर आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? बीजेपी सरकार ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत
किसी से भी कम नहीं है। साथियों, जब नीयत सही होती है, हौसले बुलंद होते हैं, तो नतीजे भी सही मिलते हैं। आज हम चारों तरफ विकसित भारत का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। कहीं 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन के हाईवे बन रहे हैं, कहीं भव्य रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, कहीं वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चल रही हैं। पीलीभीत, भोजीपुरा और पीलीभीत से टनकपुर तक रेलवे के ब्रॉडगेज होने से एक्सप्रेस ट्रेन भी चलने लगी है। युवा ड्रोन बनाएंगे और गांव की हमारी माताएं बहनें ड्रोन पायलट बनेगी। गांव-गांव में 3 करोड़ महिलाएं ये हमारी लखपति दीदी बनेगी और ये मोदी की गारंटी है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुरु नानक देव का जन्म जिस भूमि पर हुआ था, कभी वो अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। कांग्रेस को कुटिल चालों से देश का विभाजन हुआ है। करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। कुटिल चालों से देश, बहनों और भाइयों, ये बदलते हुए भारत ने कभी किसी ने सोचा था कि गुरु नानक देव जी का जन्म जिस भूमि पर हुआ था, कभी वह अखंड भारत का हिस्सा था। कांग्रेस की कुटिल चालों से देश का विभाजन हुआ, लेकिन सिख भावनाओं का सम्मान करते हुए, भारत की उस आस्था का सम्मान करते हुए करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया, जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। वहीं गाजियाबाद में 2 मजदूरों के बीच पैसे को लेकर हुए विवाद में एक ने दूसरे की ईंट से पीट-पीट हत्या कर डाली। पुलिस ने हत्या आरोपी निसार को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं मृतक की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि जानसठ मेरठ के रहने वाले निसार, जो कि तनवीर के साथ गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र की एक निर्माणाधीन इमारत में काम कर रहा था, बीती रात उसकी पैसों के लेन देन को लेकर तनवीर से विवाद हो गया और यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि तनवीर की निसार ने ईंट से पीट कर हत्या कर डाली। आपको ये भी बता दें कि निसार से पूछताछ भी की जा रही है। वहीं मृतक तनवीर की बॉडी का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उसका तनवीर मेरा बेटा है जी। अच्छा, वो यहाँ पे काम करता था दिल्ली में। दिल्ली में? हाँ, यही पे काम करता था जी। अच्छा, किसी साहेबाद, ये साहेबाद है। मुझे काम भी नहीं पता जी, मुझे क्या करता था वो। अच्छा, हादसा क्या हुआ आज? क्या है जी? उसके साथ क्या हादसा हो गया? उसके साथ ये हुआ जी कि वो जो साथी था उसने ईंट मार के सोते हुए उसके सर में ईंटें बजा के उसे सोते हुए, सोता मरा तो एक ही होता है, सोते हुए उसके सर में ईंटें बजा दी। वो तो सो ही रहा था। ईंट मारने के बाद में सर में वैसे भी चक्कर आ जाते हैं, उसने सर में ईंट बजाई दी उसने। अच्छा, सोते हुए। वो तो नहीं मालूम थी कि दोनों को, हमें को मालूम नहीं, हम तो काम करते। आपको कैसे पता लगा कि आपके लड़के के साथ ऐसा हो गया? वहीं पे बताया जी उन्होंने। अच्छा, पुलिस कार्रवाई कर रही है? जी कर रही है। ठीक है। आरोपी को पकड़ लिया है? आरोपी का नाम क्या है? आरोपी वो खड़ा है जी सामने। क्या नाम है उसका आरोपी का? नाम नहीं जानते जी हम। आज सुबह थाना लिंक रोड पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि साइट 4 में एक निर्माणाधीन कंपनी में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल का मुआयना किया गया। वहां पर जाकर के देखा गया तो एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के छत पे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था, जिसके सर और चेहरे पे ईंट के चोटों के निशान थे।
वहां मौजूद आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो एक भूरा नाम के मजदूर के द्वारा बताया गया कि रात में उसके एक दोस्त निसार जो जानसठ का रहने वहीं चैत्र नवरात्र और हिंदुओं के नववर्ष के आरंभ के मौके पर पूरा देश आज भक्तिमय है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक माहौल भक्तिमय दिखाई दे रहा है। आम से लेकर खास तक भक्ति के माहौल में डूबे नजर आ रहे हैं। इसी बीच यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी नवरात्रि के इस खास मौके पर चैत्र नवरात्रि के पहले दिन पूजा अर्चना की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मां शैलपुत्री की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और मां का आशीर्वाद भी लिया। वहीं मेरठ में व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सभी व्यापारी अरुण गोविल के समर्थन में नजर आए। वहीं प्रदेश संयोजक भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के विनीत शारदा ने राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ब्राह्मण नहीं है, वो मुस्लिम है, फिरोज गांधी के पोते हैं। उनका असली नाम राहुल फिरोज गांधी है। वो तो अपने दादा की मजार पर भी नहीं जाते। को गाली नहीं देते, परंतु वो अपने बाबा का राजकुमार जो अमेठी भी छोड़ गया, क्या नाम है उसका? नहीं, पप्पू मैं नहीं कहता, पप्पू मैं नहीं कहता, पप्पू उसके कांग्रेस के लोग कहते हैं। हम सम्मानित संस्कार वाले लोग हैं। हम कहते हैं वो फिरोज खान गांधी का पोता है। हम कहते हैं वो फिरोज खान गांधी का पोता है। हम संस्कार के लोग, हम किसी को गाली नहीं देते, परंतु वो अपने बाबा की मजार पे भी नहीं जाता। तो हमारा क्या दोष है? उसका नाम है राहुल फिरोज खान गांधी। कौन कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं? वो ब्राह्मण नहीं है, वो मुसलमान था, मुसलमान है, मुसलमान रहेगा। अब मुसलमानों का भी सगा नहीं रहा तो हिंदुस्तान का क्या सगा रहेगा? वायनाड में ज्यादा चुनाव लड़ रहा है और वहां आतंकवादी संगठन है उसका समर्थन ले रहा है। अमेठी ने धकेल दिया तो अमेठी से उम्मीदवार नहीं मिला। रायबरेली में माताजी चुनाव लड़ती थी, राज्यसभा। वहीं मेरठ में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना है। इसे लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारियां भी कर ली है। बीजेपी ने इस बार अरुण गोविल को मेरठ लोकसभा सीट से प्रत्याशी उतारा है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर के राणा ने बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल से खास बातचीत भी की है, सुनाते हैं आपको। युग में दशरथ नंदन प्रभु श्री राम को असुर का वध करने के लिए आना पड़ा। जिस धरा का संबंध रामायण से लेकर महाभारत तक है, जिस धरा का संबंध भारत की आजादी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से है, जिस धरा का संबंध उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार के लिए है, जिस धरा पर बनने वाले बल्लों से जब खिलाड़ी खेलता है तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों के गुमान को तोड़ देता है, आज उसी धरा मेरठ पर हम आए हुए हैं, जहां से बीजेपी ने सियासी शत्रुओं को पटखनी देने के लिए टीवी के राम यानी कि अरुण गोविल जी को चुनावी मैदान में बीजेपी ने प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। उनसे हम बातचीत करेंगे कि मेरठ को लेकर वो क्या सोचते हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि मेरठ के विकास को लेकर उनके पास क्या कुछ प्लान है, उनसे बातचीत करेंगे कि विकास की परिभाषा अरुण गोविल की क्या है, और ये भी बात करेंगे कि रामायण में जो राम राज्य का जिक्र होता है उसको लेकर अरुण गोविल सांसद बनने के बाद किस तरह से जमीनी स्तर पर उतारेंगे। तो हमारे साथ हैं अरुण गोविल जी। स्वागत है अरुण गोविल जी आपका। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरठ से आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, क्या क्या चुनौतियां आपको सामने नजर आ रही हैं? नहीं, इस वक्त मैं उस तरह से नहीं सोच रहा हूँ। चुनौतियां तो थोड़ी बहुत तो हर काम में होती हैं, लेकिन मैंने ये तय किया है, हमारे संगठन ने भी ये तय किया, हम अपना काम जो है वो करें पूरा, और उसके बाद चुनौतियां फिर अपने आप निकलती रहती हैं। जी थोड़ा चलते चलते बात करेंगे। विपक्ष लगातार आपको लेकर ये कह रहा है कि आपको 30-35 साल तक मेरठ की याद नहीं आती है, और चुनाव में जब आप चुनावी मैदान में उतरते हैं तो आप मेरठ आ जाते हैं। तो क्या चुनाव के बाद भी आप मेरठ में रहेंगे और जनता के लिए उसी तरह से उपलब्ध हो पाएंगे? पहली बात तो यह है कि ऐसा कभी नहीं होता कि 30-35 साल तक याद नहीं आती है। आप अपने प्रोफेशन के लिए आप कहीं भी चले जाते हैं, कहीं जाकर काम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अब जब मुझे यहाँ से चुनाव के लिए कहा गया है, टिकट दिया गया है, तो नेचुरली यहीं वापस आना है, और ये मेरा घर रहा है। मैं आई बिलोंग टू मेरठ, तो ये कहना कि मुझे याद नहीं आई, ये मुझे सुनने में ठीक नहीं लगता।
और दूसरी बात ये, जहाँ तक उपलब्धता की बात है, तो मैं क्यों नहीं उपलब्ध रहूँगा, क्योंकि मेरी आदत रही है हमेशा से, मैं जो भी काम करता हूँ कभी भी सोच समझ कर करता हूँ कि मुझे क्या करना होगा, क्या इसके परिणाम होंगे, तो इसलिए वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ बिल्कुल भी। मेरठ में आपको सबसे ज़्यादा समस्याएं क्या नज़र आती हैं अगर आप सांसद बनते हैं, तो जिन पर आप सबसे पहले काम करना चाहते हैं? मैं आपको सच बताऊं, मैंने अभी उस विषय में सोचा नहीं है। मुझे लगता है कि एक वक्त में एक काम करना चाहिए। क्षेत्र मेरे लिए, पॉलिटिकल क्षेत्र मेरे लिए नया है, तो इसलिए मैं पहले इस बात पर ध्यान दे रहा हूं कि हमें चुनाव लड़ना है। तो हम पहले चुनाव में हम जीत जाएं, सांसद बन जाएं, उसके बाद प्रॉब्लम्स तो सॉल्व होनी है। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि जो एक तो डेवलपमेंट होता है, प्रगति होती है, दूसरी बात जो शहर की दूसरी और समस्याएं होती हैं, वो जब तक यहाँ उसके चुनाव जीतने के बाद फिर यहाँ के जो लोग हैं उनसे उस तरह से मुलाकात होगी। अभी तो सिर्फ जनसंपर्क हो रहा है ना, तो उस तरह से मुलाकात होगी, बैठक होगी कि भाई ये यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड देन विल सॉर्ट देम आउट। बिल्कुल। देश का सबसे पहला शॉपिंग मॉल मेरठ में खुला बहुत पहले 1902 के आसपास, और इस समय पर उसकी हालत बेहद ख़राब है, जर्जर स्थिति में है। लालकुर्ती मार्केट के आसपास वो एरिया है। लगातार उसको ठीक करने की मांग जनता की उठती रही, तो क्या अरुण गोविल सांसद बनने के बाद उस तरफ ध्यान देंगे? देखिए, जो भी यहाँ की, मैंने बताया कि जो भी यहाँ की सब प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉर्ट आउट करने की तो कोशिश पूरी की ही जाएगी, वही मैं करूँगा अभी, व्हाई नॉट। समाजवादी पार्टी 3 बार अपने प्रत्याशियों को बदल चुकी है, उसको लेकर कुछ चुनौतियां नजर आती हैं, या समीकरण में अगर जातीय समीकरण हम समझने की कोशिश करें तो उसको लेकर अरुण गोविल किस तरह से देख रहे हैं? मैं आपको बताऊं, जातीय जो समीकरण है या व्हाटएवर इट इज, जो भी है, वो मैंने ये काम इस समय सिर्फ संगठन पर छोड़ा हुआ है। मैं उसमें अपनी दखलंदाजी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं उसको, यहाँ का जो गणित है बेसिकली, उस गणित को समझने के लिए समय चाहिए होता है ना। वो समय अभी मैं यहाँ के लिए नया हूँ थोड़ा, वो काम मैंने संगठन पर छोड़ा हुआ है कि वो क्या समीकरण होंगे, उन्हें क्या करना है। मैं इस समय सिर्फ जनसंपर्क पर अपना ध्यान दे रहा हूँ बेसिकली। सबसे ज़्यादा जो भी रहा, तो मुस्लिम आबादी यहाँ सबसे ज़्यादा है, वोटर भी सबसे ज़्यादा उसी के हैं। पिछली बार ये सीट समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन की वजह से उनके पास चली गई थी। इस बार गठबंधन नहीं है, तो चुनौतियाँ कम या ज़्यादा? नहीं, चुनौतियाँ कम हो जाती हैं मेरे हिसाब से उसको लेकर। हाँ, क्योंकि जो वोटिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, थोड़ा सा परसेंटेज चेंज हो जाता है, तो चुनौतियाँ वो मेरे हिसाब से उस पिछली बार से कम है। लोगों का ये कहना है कि मुस्लिम आबादी में डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ जितना हिंदू आबादी में हुआ है, तो अरुण गोविल दोनों को एक तरह से देखेंगे या हिंदू मुस्लिम वाले फैक्टर पर? नहीं, मुझे एक बात लगती है कि जितनी भी योजनाएं शुरू होती हैं वो प्रधानमंत्री के यहाँ से होती हैं या प्रदेश से योगी जी के यहाँ से होती हैं। वो समस्या, वो योजनाएं जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर बनाई जाती हैं? नहीं, वो सबके लिए बनाई जाती हैं। तो जब बनती हैं योजनाएं, तो हम उनका उपयोग क्यों नहीं करते? हमें उपयोग करना चाहिए ना उनका। तो जो उपयोग नहीं करेगा वो नेचुरली थोड़ा बहुत तो पीछे रह ही जाएगा। तो जब सब योजनाएं हैं, सारी कुछ है, तो आप आगे आइए, उनका उपयोग कीजिए। इज एज सिंपल एज दैट। पूरा देश आपको आपके भीतर राम देखता है, क्योंकि राम पहले हिंदुस्तान ने पढ़े हैं तो रामायण में पढ़े हैं, लेकिन देखा है तो आपको देखा है। तो और राम राज्य की परिकल्पना को भी हमने टीवी पर आपकी रामायण में देखा है कि राम राज्य कैसा होना चाहिए। तो क्या वही राम राज्य मेरठ में दिखाई देगा, जहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होंगे, ऊंचे नीचे नहीं होंगे, पुरुष महिलाएं नहीं होंगे, सब एक बराबर? मेरे हिसाब से राम राज्य की जो परिभाषा जो मैं समझ पाता हूँ कि वो ये है कि अनीति नहीं होनी चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, असत्य नहीं होना चाहिए और अधर्म नहीं होना चाहिए। ये बॉटम लाइन है राम राज्य की। तो दैट्स इट, यही होना चाहिए। बिल्कुल। आपको लेकर जो एक छवि है, क्योंकि हम अगर राम को सोचते हैं तो सबसे पहले आपका चेहरा नजर आता है। अब आप जब जनता के बीच में जा रहे हैं, आप जनसंपर्क कर रहे हैं, तो जनता का रिस्पॉन्स किस तरह से है? अरुण गोविल को लेकर है या राम को लेकर है? मुझे लगता है दोनों बातें हैं, वो दोनों बातें हैं उसमें। बिकॉज जो प्यार जो मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा है,
मतलब पहले जितना मिलता था, कभी कभी होता है कि चुनाव में आने के बाद उसमें शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए कि अरे ये तो पॉलिटिक्स में आ गए, लेकिन वैसा नहीं है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गया है, एनहांस हो गया है वो बहुत ज़्यादा। तो दोनों बातें हो सकती हैं कि पहचान तो मेरी यही है ना, बिल्कुल। तो वो बेसिकली जो है, मुझे लगता है जो रिजल्ट्स होंगे हमारे, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह डिफाइन कर पाएंगे। जी हाँ। मैं एक और सवाल ये कि बचपन आपका मेरठ में बीता है, अगर मैं सही हूँ तो अब जब आप फिर से वापस अपने ही लोगों के पास आए, तो किस तरह से आप क्या महसूस कर रहे हैं? जनता तो महसूस कर ही रही होगी, आप क्या महसूस कर रहे हैं फिर से अपने लोगों के बीच में आकर और चुनावी रण क्षेत्र में जब आप उतर रहे हैं? नहीं, अच्छा लगता है बेसिकली जब आप अपनी जगह पर आ जाते हैं, बिकॉज अपनी जगह की इतनी यादें होती हैं आपके पास, है ना। उन जगहों पर आप जाना चाहते हैं, उन लोगों से, वहाँ के लोगों से मिलना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग बीच बीच में मुझे मिलते रहते हैं कि अरे GI गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में आप मेरे 1 साल सीनियर थे, कोई कहता है अरे मैं तो 2 साल आपसे पीछे था। तो सारी बातें अच्छी लगती हैं। कुछ बचपन की स्मृतियां भी याद आती होंगी कि अरे यहाँ तो हम खेलते थे, यहाँ से हम ऐसा करते? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल याद आती हैं, बिल्कुल याद आती हैं। उस दिन जनसंपर्क करते हुए मैं, जहाँ मैं पैदा हुआ था, हापुड़ बस स्टैंड के पास एक मोहल्ला है रामनगर, वहाँ मैं पैदा हुआ था, मैं उसके सामने से गुजरा तो बहुत सारी यादें आई थी मेरे साथ। अक्सर हमने इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर देखा है कि सुनील लहरी जी आपके साथ उसी बॉन्डिंग के साथ रहते हैं और वो कहते हैं कि हम सिर्फ टीवी में राम लक्ष्मण नहीं हैं, हम रियल जिंदगी में भी हैं। तो क्या चुनावी मैदान में जब आप उतरे हैं तो चुनाव प्रचार के लिए वो भी आएंगे? अभी इसका मैं जवाब नहीं दे सकता उनको, हालांकि उन्होंने मुझे कहा है ज़रूर। और वी आर ब्रदर्स बेसिकली। सच मानिए वो बॉन्डिंग जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ही ऑलवेज बिहेव लाइक यंगर ब्रदर ओनली। तो देखते हैं, वो लेट अस प्लान इट प्रॉपर्ली। और क्या दीपिका जी भी आएंगी? अभी मैंने सुनील के लिए आपको जवाब नहीं दिया, दीपिका जी के लिए क्या बताऊंगा। नहीं, मैं देखूंगा कि कैसे हम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो अरुण, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।